जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, चोई साहब, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। चोई साहब, आज कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके ऊपर आपसे बात करनी है। अभी आप इस्लामाबाद से वापस आए हैं, आज ही। तो केपीके से शुरू कर लेते हैं। वहाँ पे अली मीन गंडापुर, वो जो ज़िद थी इमरान खान की, वो पूरी हुई है। तो गंडापुर वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। तो उन्होंने जो पहली तकरीर की है, वो देखिए, कोई भी को कितना भी बड़ा बंदा जो अब बदमाश होता है ना, तो जब किसी बड़े ओहदे पे आता है तो वो इखलाकन ही जो है ना, वो कुछ ना कुछ अपने आप को एज अ स्टेटस मैन शो कर देता है। लेकिन गंडापुर ने तो कुछ भी नहीं किया। शायद यही वजह थी कि इमरान खान ने उनको इलेक्ट किया उसके लिए। तो उन्होंने अपनी तकरीर में सबसे पहले तो 9 मई पे जो बातें की हैं, वो उन्होंने कहा, पुलिस वालों को धमकियां दी कि ये एफआईआर एक हफ्ते में खत्म कर दो, अगर नहीं खत्म करोगे तो फिर अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या चीज है जी? ये किनको पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गंडापुर को देखने के लिए ना आपको थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे मुंह में खाक, एक नहीं 10 दफा मेरे मुंह में खाक। और मुझे, मैं जब माजी में झांक कर देखता हूँ ना, 10 साल पीछे चला जाऊं, 15 साल पीछे चला जाऊं, 20 साल, 25 साल, मतलब जहां से इमरान खान का ये सियासी सफर शुरू हुआ था ना, जब उसने पहली एंट्री मारी थी ना इसमें, तब से लेकर अब तक मैं कड़ियां मिलाऊं ना, तो आज गंडापुर की शक्ल में मुझे एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि इसके पीछे जो लॉन्चिंग वाले थे ना, उनका मकसद, फिर मैं कह रहा हूँ, मेरे मुंह में खाक, स्वाय मुल्क तोड़ने के कुछ भी नहीं। सियासी पार्टियां, कल मैंने राणा अमर लियाज साहब से जो सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में हमेशा ऐसा ही होता है, चेहरे बदलते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो ये रवैया है ना, ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। देखें, गंडापुर साहब जो हैं वो पाकिस्तान के किसी भी एक पढ़े लिखे महज़ब आदमी के पास चल जाएं और उनसे गंगा गंडा ये जो इन्होंने जो इसकी तकरीर है उसको लेकर बात कर लें, तो वो आपसे क्या बात करेंगे, क्या कहेंगे कि वो ये मुनासिब है? इंतहाई गैर मुनासिब नामजदगी है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वफाक को टफ टाइम देना है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, वहां पर जो थे परवेज खटक साहब थे या महमूद खान साहब थे। अब अगर इनको देखें, मौजूदा जो इमरान खान की चॉइस है, तो वो कदरे बेहतर लगते थे। वो थे, मतलब चलो अंदर से वो भी काले ही थे, लेकिन कम अज कम वो अपने लहजे से, जुबान से, कंपैरेटिवली कह लें, मैं उसको को मतलब कि अच्छा नहीं कह रहा उन दोनों को भी। लेकिन कर्टिसी तो दिखाते थे जी, ना वो। वो दिखाते थे। लेकिन ये जो गंडापुर है ना, ये तो एक बहुत बड़ी मुजाहमत की निशानी ला के सामने रख दी ना उन्होंने। अगर वो इसकी जगह पे मुराद सही तो करके ले आते, तो फिर क्या कर लेते आप। लेकिन शायद वहां पर किसी नहज पर जाकर वो मामला हल नहीं हुए, जिस वरना वो तो मुराद सही को भी ला सकते थे। लेकिन ये जो गंडापुर है, इसकी जो तारीख है, देखें, ये आज जो जिस सूबे का आज ये वजीर आला बना है, जिस सूबे के 90% या 90 सीटें, सॉरी, इसको दी गई हैं, वो 80% बनती हैं, 85% बनती हैं, 100% बनती हैं, जितनी परसेंट का ये वोट देने वालों ने इस वजीर अला के वोट ने दिया है, जिस पर ये इल्जाम है, साबित शुदा है कि उसने अपने सूबे में, अपने हलके में एक नंगी लड़की को नंगा करके घुमाया हुआ है। अब मैं अगर ये लिस्ट गिनवाना चाहूं या गिनवाऊंगा, तो लंबी लिस्ट हो जाएगी कि इस बंदे ने क्या क्या जुल्म और ज्यादतियां की हैं। तो गंडापुर साहब जो हैं, उनमें कुछ थोड़ी सी भी अगर इमरान खान साहब में होती ना, कि वो कुछ चीजों को बेहतर करना चाहते। इमरान खान साहब का पहले दिन से जो आज से 10 साल पहले या 15-20 साल पहले उनकी वीडियो लीक हुई थी ना, जिसपे वो बता रहे थे कि इतने लोग बाहर लेके आ जाएं और वो पेशाब निकल जाएगा, वो आज भी अपनी बात, वो आज भी ताकत के जरिए इकतदार पर कब्जा करना चाहते हैं। उनका तरीकाकार जरा नहीं बदला। आप ये देखें कि उनकी आज भी रिट है कि उनकी 180 सीटें थी, और ये 180 सीटें अगले इलेक्शन तक वो हर हर पार्लियामेंट के अजलास में, हर टीवी टॉक शो में, हर अखबार में, हर इंटरव्यू में ये राग लाते रहेंगे। हालांकि उनको पता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो लागते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इसी चीज को लेकर आगे जाना है। इसीलिए क्योंकि प्रोपोगंडा, ताकत, घमंड, बदमाशी, थाने कल्चर मारना, लोगों को। अब देखें, अब वो बंदा कह रहा है कि अगर तुम लोगों ने जिसने केस बनवाया है, अगर उसने इतने दिनों में केस खत्म ना किया, तो जिसने केस बनाया है मैं उसको उड़ा के अंदर फेंक दूंगा। अब देखें कि आपकी होना ये चाहिए वैसे, केपीके में जिसने केस बनाया ना, वाकई उठा के अंदर फेंक देना चाहिए, ताकि उस केपीके के लोगों को पता लगे कि तुम लोगों ने किसको वोट दिया है।
मैं कह रहा हूँ कि ये इस लिहाज से, मेरे लिए इस लिहाज से अच्छा है कि जिस सूबे का वो बना है ना वजीर आला, उस सूबे के लोगों को पता लगना चाहिए कि उन्होंने वोट किसको दिया और कौन हमारे सर पर हुक्मरान बना है। तो इसके जितने जुल्म और ज्यादतियां होंगी, हम अगर गिनवाते जाएंगे तो जाहिर है उनको अभी तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे ये जुल्म और ज्यादतियां देखें, मुझे समझ नहीं आती कि तीसरी दफा एक सूबे में हुकूमत रिपीट हो रही है, 900 अरब का वो सूबा मकरूज हुआ है और किया करा कुछ नहीं है। इससे पूछे कोई एक नया अस्पताल, उनसे पूछे कोई एक नया मोटरवे, उनसे पूछे कोई एक नई यूनिवर्सिटी, उनसे पूछे कोई एक नया कोई भी ऐसी चीज बनाई हो, तो वो आपको जवाब देंगे कुछ भी नहीं बनाया। अगर आप उस सूबे के लोगों को देखें, वो लाहौर में आपको वाफर तादाद में गलियों में कोई काम करते नजर आएंगे, कोई पॉलिश करता नजर आएगा, कोई लकड़ियां जलाता नजर आएगा, कोई लकड़ियां बेचता नजर आएगा, कोई हाथ में कतीली पकड़ के चाय बेचता नजर आएगा, कोई गर्म अंडे बेच रहा होगा उस सूबे का। उस सूबे के अगर हालात अच्छे होते 10 साल में, जो सूबे में रिपीट हुई थी हुकूमत, तो पंजाब के लोग, लाहौर के लोग पेशावर में काम कर रहे होते, ना कि वहां के लोग यहाँ कर रहे होते। लेकिन ये उन लोगों की चॉइस है, उन्होंने वोट दिया है या कोई और तरीकाकार हुआ है, जिस तरीकाकार से भी वो आए हैं वो आए हैं। लेकिन ये उनको इस बात, इस चीज का जो है ना, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में पता लगेगा। तो इस पे बहुत सारी चीजें कही जा सकती है, बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन इसका छोड़ देते हैं। ये ज्यादा देर चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसने वफाक से पंगे लेने हैं, और जब इसने वफाक से पंगे लेने हैं तो फिर आप देखें गवर्नर क्या करता है वहां पे। ये अगली बहस है, अभी टू अर्ली है इस पे बात करना। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें कि गवर्नर राज अगर लगता है तो ऐसे में तो फिर सुबह, क्योंकि अगर हम देखें आज जो उन्होंने तकरीर की है, उसका सिर्फ एक ही मकसद या वन लाइनर जो समझ में आता है गंडापुर का, वो यही था कि मैंने वफाक को नहीं चलने देना। जिस तरह से उन्होंने बातें की कि मादनियात यहाँ से निकालते हो, बिजली यहाँ से हम पैदा करके देते हैं, हमें महंगी बिजली देते हो, हम पूरे पाकिस्तान को सस्ती बिजली देते हैं, जिस तरह की उन्होंने बातें की हैं, ये तो डायरेक्ट आप बता रहे हैं कि हम वफाक को नहीं चलने कोई देंगे। बात नहीं, अगर वो महंगी बिजली देते हैं तो आप उनको महंगा आटा दें, आप उनको महंगा गंदम यहाँ से जाती है, चावल यहाँ से जाता है, सब्जी यहाँ से, सब कुछ यहाँ से जाता है, आप भी महंगा दे दें उनको, कोई बात नहीं है, उनकी बिजली महंगी है। देखिए अगर भी वो बिजली वहां से बन के आती है तो यहाँ सर क्या क्या वहां पर नहीं जाता। वहां पर अभी मैंने आपको बताया कि आपकी लाहौर की सड़कें सड़कें भरी पड़ी हैं उस सूबे के लोगों से काम करने वालों की। क्या हमने भी कभी ताना दिया उनको, या कभी हमने भी कहा कि हमने ये किया वो नहीं, किया? ये तो एक बंदा फर्द वाहिद बात कर रहा है ना, पूरा सूबा तो बात ही नहीं कर रहा, अरे ये पूरे वो तो ये अवाम का नहीं सर, नुकसान नहीं कर नहीं रहा है। सर, नहीं नहीं सर, नहीं सर, ये बात गलत है। ये एक बंदा नहीं कर रहा, मार्शला एक बंदा नहीं लगाता, मार्शला पूरा अदारा लगाता है। ये 90% लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, ये जो बातें कर रहा है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सूबा नहीं कर रहा, ये सूबा कर रहा है। सूबे ने ऐसे लोगों को वोट दिया है, सूबे ने ऐसे लोगों को इक्तदार में लाए हैं, और वो इक्तदार में आए लोगों ने ऐसे बंदे को हमारे सर पे बिठाया है। तो इसलिए ये ना कहें कि एक बंदा कर रहा है, ये फर्द वाहिद नहीं है, आप ये बिल्कुल पूरे का पूरा सूबा है। और मैं अपनी इस बात पर कायम हूं, ये जितना जुल्म और ज्यादती होगी, ये केपीके के 90% अवाम उसमें शामिल हो गए, 80% जिन्होंने वोट दिया है वो हर जुल्म और जुल्म में शामिल होंगे। तो इसलिए ये ना कहें कि ये फर्द वाहिद की बात है। नहीं, लेकिन एक राय तो ये भी पाई जाती है ना, जैसे जैसे कि मौलाना फजल रहमान साहब के पास सबूत भी हैं कि एक मैनेजमेंट के तहत वहां पे लोगों को तो जितवाया फिर वो गया। जो वो मैनेजमेंट वाले हैं कहते वो जिम्मेदार हैं। वो कहते हैं कि पैसे दे के पूरी की पूरी असम्बली खरीदी गई है। मैं कह रहा हूं कि आपको तो ये फिर भी, वो पैसे दे के खरीदने वाले जिम्मेदार हैं, वो हाँ, जिम्मेदार तो है हाँ, वहां उनको पर। कह सकते हैं आप, अवाम जिम्मेदार उनको। है, स्कूल के टीचर जिम्मेदार हैं, वहां पे जो आरपीओ थे वो जिम्मेदार हैं, वहां पे वोट बेचने वाले जिम्मेदार हैं, जो भी जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है। देखे आप उसको, आप जिम्मेदार किसी को भी कह लें, कोई भी कर ले। क्या हर 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 जो कोई कोई ऐसा पुलिस बंदा किसी को मार देती है, जुल्म ज्यादती करती है, जिम्मेदार तो अदारे पूरे को ठहराया जाता है ना, पुलिस का ही नाम लिया जाता है ना। तो अब क्योंकि आपके पास सबूत है, उन सबूतों का फायदा क्या जो हमारे सामने नहीं आ रहे? उन सबूतों का फायदा क्या जो अब अदालत में नहीं लेके जा रहे हैं? उन सबूतों का फायदा क्या जिसके जरिए वो दोबारा सूबा जितना सारा पैसों से आया वो वापस वापस रिवर्स क्यों नहीं हो रहा? तो ये बातें हैं, आप कर लें जितनी मर्जी कर लें, इनका हकीकत से इसलिए तल्लक नहीं है कि इस वक्त 90% या 80% जो नुमाइंदगी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हुकूमत में है। जो मुद्दा पड़ेगा उन पे पड़ेगा। ये ना कोई पहला केस खुला है तो ना कोई अब केस खुलेगा, ना मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले कुछ किया ना अब करेंगे। इसलिए वही जिम्मेदार हैं जो इनको लाने वाले हैं। चले, दूसरा, आज वफाक में अयाज सादिक साहब जो है वो स्पीकर मुंतखब हो गए, और दूसरे डिप्टी स्पीकर भी पीपल्स पार्टी के मुंतखब हो गए। तो अयाज सादिक साहब जब स्पीकर मुंतखब हुए तो हमने एक बड़े अच्छे मनाजर देखे, आंखें तरस गई थी इस तरह के मनाजर देखने को, क्योंकि इससे पहले उस असम्बली में इजारादारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ऐसे मनाजर नहीं देखे जाते थे। असद कैसर साहब, ऐसा कभी मुजाहरा नहीं उनकी तरफ से देखा गया। अयाज सादिक साहब जब मुंतखब हुए तो वो मुंतखब होने के बाद सबसे पहले
किसी से आप मुसाफा नहीं किया। सबसे पहले वो अपोजिशन के बेंच पे गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचेस पे गए। उनके जो उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे थे स्पीकर का आमिर डोगर साहब, उनसे उन्होंने मुसाफा किया। और बाकी लोग जो वहां पे बैठे थे तहरीक इंसाफ से, उनसे मुसाफा किया। तो उस दौरान चाहिए तो ये था कि वो भी उस उतना ही बड़ा दिल करते, उतना ही बड़ा जर्व करते यार सादिक ने जितना बड़ा किया, लेकिन वहां से चोर चोर के नारे लगे। तो क्या ये कैसी रवायात हैं? अरे साहब, इस सवाल में सारा कुछ तो आप ही बता गए हैं, इसमें मैं क्या बात करूं? रवायात, इसमें क्या रवायात? ये कोई रवायात तो नहीं है, लेकिन आप तवक्का किन से कर रहे हैं? आप असद कैसर से इस बात की तवक्का कर रहे हैं, आमिर डोगर से इस बात की तवक्का कर रहे हैं कि आप प्यार और मोहब्बत से हाथ बढ़ाएंगे तो वो आपके हाथ बढ़ाएंगे। फिर हमारे कुछ दोस्त इस बात पे गुस्सा कर जाते हैं, माइंड कर जाते हैं। यहाँ पर हमें ना, अब मैं किसी एक का नाम ले दूंगा ना कि याद सादक की जगह पे उसको स्पीकर होना चाहिए था, ठीक है ना? ये कोशिश करते हैं कि अगर पीएमएलएन का कोई बंदा राजनपुर से जीता हुआ है ना, जो वहां पर डाकुओं का मुकाबला कर रहा है, जहां पर जराइम पेशा लोगों का मुकाबला कर रहा है, जो वहां का कोई सरदार है जिसके पास 500 गार्ड है और जिसने को 2-4 बंदे मारने का उस पर इल्जाम है, उसको स्पीकर बनाते तो वो इनको अच्छे तरीके से हैंडल करता। ये इन लोगों से, अगर आप कहें आमिर डोगर से, या आप कहें कि वहाँ केपीके में जो वहाँ पे सिलेक्ट होके आए हैं, पाकिस्तान इलेक्ट होकर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बल्कि सिलेक्ट ज्यादा मुनासिब लफ्ज होगा, जो सिलेक्ट होकर आए हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि जो पैसा चला, जो सबूत है, तो इन लोगों से ऐसी बातें आप तवक्का नहीं कर सकते। सरदार इरशाद सादक एक सुलझे हुए इंसान है, एक अच्छे फैमिली और खानदान से हैं। उन्होंने पहले 5 साल इस अवान को चलाया हुआ है, 2013 से लेकर 2018 तक। उनके दरमियान में एक दफा वो जो इमरान खान साहब का एक शोर शराबा था कि सरदार याद सादक साहब जो है वो जो जीत के आए हैं, वो सही नहीं जीत के आए, वो दोबारा फिर जीत के आके बने थे। तो सरदार याद सादक साहब ने जो किया वो उनके तरबियत का एक हिस्सा था, उनकी खानदानी फैमिली बैकग्राउंड की एक वो हिस्ट्री थी जो उन्होंने किया है। लेकिन जिनके साथ किया अली साहब, आप बिलीव करें, मैंने खुद वहां पर कल आमिर डोगर को देखा है, मैंने ये गुनहगार आंखों से देखा है, आज भी देखा है। और ये मैं बताऊं आपको, मैंने अपने कानों से उसके इल्फाज सुने हैं। मैंने राजा परवेज अशरफ के साथ उसकी बात होते हुए, बात करते हुए सुना है कि परवेज अशरफ कैसे पोलाइट लहजे में उसको बर्दाश्त कर रहा था, और वो जो बात कर रहा था, जिस लहजे में बात कर रहा था, मुझे लग रहा था कि अगर अगर राजा परवेज अशरफ को बात करेगा तो ये नीचे से कुर्सी उठाकर उसको मार देगा। ये मैं बात कर रहा हूँ आमिर डोगर की। तो इसलिए इन लोगों से कोई ऐसी तवक्का नहीं की जा सकती। अगर ये आप ठीक है, हमारे भाई हैं ख्वाजा साद रफीक साहब, वो बड़े इस पे स्ट्रांगली वो कहते हैं कि हमें अपनी इसी रवैये से इनको ठीक करना पड़ेगा। मैं उनकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है कि आप लोग बाहर जाएं और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं तो आप लोगों से पोलाइट मिले, प्यार से मिले, मोहब्बत से मिले, ये नफरत वाला कल्चर खत्म करें। मैं उससे भी एग्री करता हूँ, लेकिन बड़ी मादरत के साथ मुझे ये सब कुछ से होता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना वर्कर, देखिए कल तक हम लोग वर्कर पे इल्जाम लगाते थे ना, उनका वर्कर गाली निकालता है, ट्विटर पर गाली निकालता है, स्पेस पर गाली निकालता है, फेसबुक पर गाली निकालता है, व्हाट्सएप पर गाली निकालता है। आज वो सब कुछ वर्कर के बजाय उनका लीडर कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? ईवान में कर रहा है। क्या पाकिस्तान के 75-70 साल में कोई आज तक आपको जूते लहराते नजर आए हैं कौमी असम्बली में? आज आपको नजर आए हैं। तो अली भाई, आप अब अगले 5 साल के लिए जो आपने जिस जिस चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ना, मुझे नहीं पता कि मेरे जो बाकी दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, जो ये पाकिस्तान की खिदमत करने की कोशिश करते हैं, वो ये समझते हैं कि मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई है और नीचे जो है वो पंजाब में मरियम बीबी की हुकूमत आ गई, तो हमारा काम खत्म हो गया। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा की कसम पढ़ के कह रहा हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कि हम उतना कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, हम में इतनी ताकत और है कि नहीं है, हम कहीं थक ना जाएं, हम कहीं लापरवाह ना हो जाए। जैसे मैंने वो ट्वीट की थी जिसको मरियम बाजी ने रीट्वीट करके कहा था, ओके सर जी, कि पहले से ज्यादा काम करना है। और वो बात मेरी सच साबित हो गई है कि आप लोगों ने मियाँ साहब का वेलकम कर लिया। अभी आपने 10% किया है। इलेक्शन जिताकर नवाज शरीफ को वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाना, लेके जाना, उसके लिए काम हमें 4 गुना करना पड़ेगा। वो काम हमने नहीं किया। हम लोगों ने टिकटें लेट दी, हम लोगों ने रिलैक्स हुए, हम लोगों ने इस चीज को नजरअंदाज किया कि उतनी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो मैं आज अभी फिर आपको एक बात बता रहा हूँ, इसको ट्वीट करें, बताएं लोगों को। हुकूमत मिलने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग में उनके वर्करों का, इस मुल्क के जमहूरियत को पसंद करने वाले लोगों का, इस मुल्क की जो अवाम है उनका काम ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जिस फितने का, जिस कल्ट का अब हमें मुकाबला करना है, वो इतना आसान नहीं है। उनके खिलाफ बोलना आसान था, बट उस जहन साजी और उसको बदलना इतना आसान नहीं है। तो ये अगर आप कहते हैं कि सादक याद साहब के जाने से, इस्लाम लेने से ये ठीक हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में ये गलती नहीं करनी चाहिए।
वो आगे से कोई बदतमीज जुबानी बदतमीज उन्होंने वहां पे कर दी थी। वो तो उन्होंने वहीं पे चोर चोर के नारे लगा दिए थे सरदार गया था जब उनको सलाम करने के लिए गए हैं। मुझे डर खौफ खतरा है कि खुदा ना करे वो कोई ऐसी हरकत ना कर दें जिससे आपकी इंसल्ट भी हो, जिससे कोई आपका नुकसान भी हो। बहुत शुक्रिया चोई साहब।